कुछ लोग नए हैं। सो आप सबका भी धन्यवाद और सबका स्वागत है। हम यहाँ बात करते हैं मेडिकल योगा की। तो जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा मेडिकल योगा पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुझे सवाल आ रहे हैं कि ये मेडिकल योगा क्या है, ये वाहियात है। कुछ लोगों ने मेरे एडवर्टीजमेंट पे कमेंट पे जाके लिखा कि ये क्या वाहियात है। सो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेडिकल योग क्या है और क्या इसका आज के समय पे औचित्य है। सो मेडिकल योग एक शब्द इसलिए दिया गया ये नाम जिससे आपको एक समझ हो कि मेडिकल साइंस के साथ योग का इंटीग्रेशन। सो आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है जिसके जरिए आप इंसान के बारे में और गहरी जानकारी पाते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, कैसे काम करती है, अगर बीमार होती है तो कौन से पैरामीटर डिस्टर्ब होते हैं, कोई बीमारी आती है तो किस कारण से आती है। तो उन सारी चीजों को समझते हुए अगर हम बीमारी का इलाज करें योग के जरिए ही, तो ये होगा मेडिकल साइंस। सो मेडिकल साइंस का बेहतर इंटीग्रेशन ही मेडिकल योग है, जहाँ पे हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की समझ एक योग टीचर को क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे पूर्वज जब योग डिजाइन कर रहे थे तो उनको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता थी कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो आज योग टीचर बन रहे हैं, जो लोग आज योगा के कोर्सेज कर रहे हैं, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ के आते हैं, पर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो थोड़े कम समय में ज्यादा पढ़ाई के कारण पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते। उनको शरीर कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसकी अच्छी समझ नहीं होती। तो उस चीज को पहले तो हम यहाँ समझते हैं कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, हमारी फिजियोलॉजी कैसे काम करती है। और दूसरी चीज जो है कि अगर फिजियोलॉजी गड़बड़ हुई तो क्या प्रॉब्लम आती है, इस चीज को कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा होना जिससे आपके भीतर बीमारी हो जाए। तो जब तक आपके शरीर में कोई कारण नहीं होगा तब तक कोई बीमारी आएगी। तो कारण को पहचानना और कारण का इलाज करना मेडिकल योग में हम सीखते हैं, जहां हम ये सीखते हैं कि कोई भी बीमारी आ कैसे रही है और फिर ठीक कैसे होगी। तो बीमारी के आने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि शरीर में कुछ विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा हो जाना। तो ये विजातीय द्रव्य, ये जो टॉक्सिन्स है, ये इकट्ठा कैसे होते हैं, फिर ये कैसे एक्सक्रीट होंगे, ये हम बहुत साइंटिफिक तरीके से सीखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे। एक बड़ी सामान्य सी बीमारी होती है पीसीओडी। अक्सर एक समझ है कि पीसीओडी का मतलब होना पीरियड्स का डिस्टर्ब होना, या फेशियल हेयर बढ़ना, बॉडी में हेयर ग्रोथ ज्यादा होना, ओव्यूलेशन अच्छे से ना होना, कंसीव करने में दिक्कत होना। तो जब ऐसी कोई समस्या सुनते हैं हम योगा टीचर, तो कॉमन परसेप्शन बिल्ड होता है कि नहीं, हमें अगर पीसीओडी है किसी को तो उसके यूट्रस को, ओवरी को, इन सारे पेल्विक ऑर्गन्स को बेहतर करने से उसको फायदा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पीसीओडी के इलाज के लिए हम वो सारे आसन करने लगते हैं जिसमें पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच करना है। जैसे हम बद्धकोण आसन करते हैं, तितली संचालन, या हम पैरों को फैला के आगे झुकने का उपविष्ट कोण आसन करते हैं। कुछ लोग पश्चिम उत्तान आसन कराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लेग स्ट्रेचेस जितना कर रहे हो तो ठीक ही ठीक है, साथ साथ आप कुछ ऐसे आसन भी करो जिससे दबाव पड़े। तो जब ये पेट को दबाना या पेल्विक फ्लोर को चौड़ा करना ये सब हम कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे हम कहीं ना कहीं यूट्रस और ओवरी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। लेकिन असल बीमारी तो यूट्रस और ओवरी में है ही नहीं। जब बीमारी यूट्रस और ओवरी में है ही नहीं तो यूट्रस और ओवरी को टॉर्चर करते रहने से तो हम इलाज कभी नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ योगा टीचर मुझसे ये डिबेट करते हैं कि फिर हम तो कराते हैं, हमको फायदा हो जाता है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो। मैंने तो पीसीओडी में पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस कराई और काफी अच्छे रिजल्ट आए, उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए। सो भैया, जब आप पीसीओडी वालों को एक्सरसाइज कराते हो तो जाहिर सी बात है कि बॉडी थोड़ी एक्टिव होती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ता है,
थोड़ा बहुत उनके भीतर परिवर्तन भी आता है, उनके थोड़े टॉक्सिक लेवल कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रुका हुआ पीरियड है वो थोड़ा रेगुलर हो जाता है। तो ब्लीडिंग फेज बेहतर हो जाना ही पीसीओडी का इलाज तो नहीं है। असल में पीसीओडी है एग की क्वालिटी क्वांटिटी। तो जब एग की क्वालिटी खराब होगी तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी। सो पीसीओडी पीरियड आना है ही नहीं। अगर कोई पीसीओडी का इलाज ये करके कर रहा है कि पीरियड्स रेगुलर हो गए मतलब पीसीओडी खत्म हो गया, तो ये समझदारी नहीं है। पीसीओडी के ज्यादातर केसेस में पीरियड्स आते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा आगे पीछे होते हैं, लेकिन पीरियड्स आते हैं। तो इसलिए पीरियड्स लाना तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट था एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सो दैट फीमेल जब कंसीव करना चाहे तो कंसीव कर ले। तो इसी तरीके से पीसीओडी को हमने समझा कि भाई ये ना तो ओवरी की प्रॉब्लम थी ना यूट्रस की प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम अब दिमाग में आएगा कि है किसकी। जाहिर सी बात है कि पीसीओडी जो प्रॉब्लम है वो लिवर की प्रॉब्लम, क्योंकि पीसीओडी में एक स्थिति आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जहां पे आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो प्रभावी नहीं होता। सो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है लिवर की वजह से, क्योंकि लिवर जब ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है तो उसकी वजह से फ्री टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जिसको आप समझते हैं, एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। तो अगर आप लिवर का इलाज नहीं करोगे, इस हॉर्मोन्स के मेटाबॉलिज्म को नहीं रोकोगे, तो पीसीओडी कभी ठीक नहीं होगा, कभी एक की क्वालिटी नहीं इंप्रूव होगी। क्योंकि एक की क्वालिटी पे जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है या जो एक की क्वालिटी पे जो फंक्शन हो रहा है वो एफएसएच का ना होके किसका हो रहा है, आपके। म्यूट कर लीजिए सभी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि पीसीओडी पे जो, अरे यार, मैं म्यूट कर रहा हूँ और फिर म्यूट कर ले रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट करके रखें खुद को, जिससे और दूसरे। तो हम भी सब बात कर रहे थे पीसीओडी की कि पीसीओडी की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सो पैथोफिजियोलॉजी में हमने समझा कि एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन जिसका लिवर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है। अब इस ईस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था, हमारा ही अपना हार्मोन। कौन सा, जो आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पेंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन। तो जब ये पेंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन लिवर के साथ मिलके काम नहीं करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ओवरी पे असर होगा, जिसकी वजह से ओवरी में एक के प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो जब तक आप ये इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं दूर करोगे तब तक पीसीओडी का सही इलाज संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे मेडिकल योग में आप यही समझोगे कोई बीमारी आती क्यों है और किस ऑर्गन की कमी से होती है, तो फिर उस ऑर्गन का इलाज भी सीखेंगे। यहाँ पे योगा एज अ मेडिसिन हम पढ़ते हैं, जैसे आप पैरासिटामोल खाते हो दवाई और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, या आप कोई पेन किलर खाते हो या कोई एंटीबायोटिक खाते हो, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में जाके क्या असर करेगी। जैसे नींद लाने की दवाई आप अगर खाते हो, कोई सेडेटिव मेडिसिन लेते हो, तो वो जाती है कुछ नर्वस सिस्टम को सप्रेशन होती, जो नर्व सप्रेसेंट होती हैं वो क्या करेंगी कि आपको नींद लाने में मदद करेगी। कुछ ऐसी होती हैं जो आपके नेचुरल मेलेटोनिन बूस्टर्स होती हैं, तो वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा देंगी सूरत में। तो आपको पता है कि दवाई खाने से आपके शरीर में क्या असर है। इसी तरीके से हम योग को पढ़ते हैं कि योग के आसनों के अभ्यास से, एक्सरसाइज से, ब्रीदिंग से, मेडिटेशन से बॉडी में क्या हो, तो इसीलिए। सारी बीमारी सारी बीमारियां फिर एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड ही होगी ना, हार्मोन्स। नहीं 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 ऋषि जी, ऐसा ऐसा कहना समझदारी नहीं होगी कि अच्छा। सारी बीमारी इंडोक्राइन सिस्टम से है। हम्म। यहाँ हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं।
कि पीसीओडी जो है वो एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसकी वजह रिस्पॉन्सिबल लिवर है, लेकिन सारी बीमारियां एंडोक्राइन वो जरूरी नहीं। क्योंकि सब में हार्मोन सेक्रीशन और सब नहीं, रिलेटेड। जरूरी नहीं कि सब में हार्मोन ही आपकी घटेगा। अब जैसे किसी को मानिए अ, घुटने में दर्द हो रहा है या बैक में पेन हो रहा हाँ, वो तो नहीं होगा। है ना, तो हम्म, ये बैक हम्म, पेन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हम्म। जब तक आप सही रीजन को नहीं आइडेंटिफाई करोगे, आप किसी को, अगर मानिए साइटिका डेवलप हुई है ना, किसी को बल्जेस बन रहे हैं, किसी के साथ डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, किसी में सिंपली न्यूट्रिशन की हाँ, डेफिशिएंसी, वो विटामिन की सप्लीमेंट्स या विटामिन तो न्यूट्रिएंट्स। जब सबको आप एक नजरिए से, क्योंकि आपके पास पेशेंट आएगा यही बोलेगा मेरा बैक पेन हो रहा है, तो उस बैक पेन को समझने के लिए आपको कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, कुछ रिपोर्ट्स की जरूरत होगी। आप एक्सरे की रिपोर्ट देख सकते हो, एमआरआई की रिपोर्ट देख सकते हो, सो दैट आपको समझ में आएगा कि कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद आप कुछ ब्लड टेस्ट देख सकते हो, सो दैट आपको समझ में आएगा कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। प्रोटीन के लेवल्स देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कुछ मस्कुलर डिसेबिलिटी तो नहीं है, मस्कुलर वीकनेस तो नहीं है। तो अब आपको जो कारण पता है तो उसका इलाज करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यही सीखने वाले हो कि बीमारी का कारण क्या है और इलाज करने का जो तरीका है योग, वो काम कैसे करे। अब जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ, जितने लोग पेल्विक फ्लोर पे काम कर रहे हैं वो सब इसीलिए रिजल्ट नहीं पाते क्योंकि काम करना उनको लिवर पे, पेल्विक फ्लोर से करीब 1 फीट ऊपर। रूट कॉज लिवर है। तो 1-1.5 फीट ऊपर जब वो लिवर पे काम करना है उनको, तो जाहिर सी बात है कि उनको हेपेटिक आर्टरी पे ब्लड फ्लो इंप्रूव करना होगा। जब तक उनकी हेपेटिक आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं आएगा, लिवर की सेल्स अच्छा काम नहीं करेंगी, वो उनका जो ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं। और जब ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं रुकेगा तो चीजें कैसे ठीक होंगी। तो इसको ठीक करना ही नहीं, अब ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म हो क्यों रहा है वो भी समझना जरूरी है ना। आ, हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे तो आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं। तो जैसे अभी तो हमने ये समझा कि लिवर गलती कर रहा है, लेकिन लिवर गलती क्यों कर रहा है। भाई आपका लिवर गलत काम कब करेगा, जब किसी न किसी कारण से लिवर परेशान होगा। कोई भी इंसान जानबूझ के गलती करता है क्या। दो ही चीज से गलती करता है, या तो किसी से बदला लेना हो तब गलती करेगा, है ना, कभी किसी से अगर आपको कोई चीज रिवेंज लेनी हो तब गलती करोगे आप। दूसरी गलती आप कब करते हो, जब आप सही करने लायक ना हो, आपके पास सफिशिएंट एनर्जी ना हो, सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना हो उस काम को कर पाने में, तो आप करते हो चलो कैसे भी गलत सही पूरा कर लेते। कोई बच्चा एग्जाम में अपनी आंसर शीट गलत नहीं लिखना चाहता, लेकिन जब जवाब पता नहीं होता तो बेचारा कुछ भी लिख देता है। कई लोग खाली छोड़ देते हैं। तो ये लिवर जो है गलती कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको गलती करने के लिए प्रेरित किया गया। अब ये प्रेरित कौन कर रहा है, ये प्रेरित कर रहा है आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ परसेंटेज। तो जब तक आप ईस्ट्रोजन के बढ़ने को नहीं रोकोगे, तब तक लिवर कैसे बेचारा काम करना छोड़ेगा, क्योंकि लिवर तो एक तरह का मजदूर है, और ऐसा मजदूर है जो आपका बहुत मित्र मजदूर है, जो आपके काम को अपने घर का काम समझ के कर रहा है। तो जब आप इस बढ़े हुए ईस्ट्रोजन के लेवल को फाइट करना चालू करोगे, तो आप देखोगे आपका लिवर ठीक काम करने लगे। अब आप सोचोगे कि ये ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल कैसे डिस्टर्ब हुआ या क्यों बढ़ हुआ, तो इसके लिए बहुत डिटेल आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी होगी। और यही हम डिटेल पैथोफिजियोलॉजी अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं, सो दैट आपको समझ में आए कि कोई चीज क्यों आ रही है। अब सिर्फ इतना ही नहीं था कि ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल, अब ये ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल कितनी और समस्याएं ले सकता है पीसीओडी के अलावा। तो पीसीओडी के अलावा ये कैंसर तक का कारण हो सकता है। फीमेल्स में होने वाले दो बड़े कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर,
ये दोनों ही कैंसर बढ़े हुए ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से होते हैं। तो आप सोचिए, पीसीओडी इतनी सामान्य बात नहीं है। पीसीओडी में अगर लिवर बेचारा आपकी मदद नहीं करता तो आपको कैंसर तक हो सकता है। तो इसलिए लिवर जो काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। तो लिवर को पनिशमेंट देने की बजाय अप्रिसिएशन देना चाहिए आपको। इसीलिए हेपेटिक आर्टरी पे आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना होगा, सो दैट लिवर को लगे कि हाँ, मेरी इस मेहनत का मुझे कुछ तो रिवॉर्ड मिला, थोड़ा ज्यादा खाना मिला, थोड़ा बेहतर। तो जब लिवर बेहतर होगा तो उस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को वो स्लो डाउन करेगा। लेकिन जब तक ईस्ट्रोजन का परसेंटेज नहीं कम होगा तब तक ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि पीसीओडी का रूट कॉज क्या है, तब जाके आप पीसीओडी इलाज कर पाएंगे। और सिर्फ पीसीओडी ही नहीं, ऐसी कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में जब आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई माल फंक्शन होता है, कोई ना कोई ऑर्गन या तो कम काम करेगा या ज्यादा काम। तो यहाँ पे आप लिवर को क्या मानेंगे? लिवर माल फंक्शन कर रहा था या हाइपर एक्टिव था? लिवर यहाँ पे ज्यादा काम, उसका काम नहीं है ईस्ट्रोजन को मेटाबॉलाइज करना, लेकिन फिर भी वो ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कर रहा था, जिसकी वजह से फ्री टेस्टोस्टेरोन या फ्री एंड्रोजन बाहर निकल गए। तो ये जो चीजें हैं, हाइपर वर्क, नहीं नहीं, हाइपर वर्क से तो कम होता है, उल्टा बोल रही है आप। हाइपर वर्क करना तो अच्छी चीज है, कोई भी इंसान अगर हाइप नहीं, अच्छा लिवर के लिए कह रही है तब तो सही बोल रही है आप। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन बढ़ने के लिए हाइपर वर्क कर रही है तो ईस्ट्रोजन बढ़ना हाइपर वर्क गलत है। सोलर पीसीओडी में कौन से आसन करवाना चाहिए, ये तो बड़ा जनरलाइज क्वेश्चन है। 1 मिनट दीजिए मुझे, इसका जवाब भी आपको देते हैं। सो ये है मेडिकल योग। मैं आपको एक बीमारी के एग्जांपल से मेडिकल योग समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि समय बहुत थोड़ा था, बहुत सारी चीजें बतानी थी, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सो दैट आपको थोड़ी समझ हो कि मेडिकल योग में आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, और किस तरीके से इसको आगे समझ सकते हो। तो अगर आप मेडिकल योग पढ़ना चाहते हो तो हमारे पास इसके डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स में भी है, लाइव फॉर्म में भी है। एक रिकॉर्डेड और लाइव का कॉम्बिनेशन भी है, और बहुत नॉमिनल प्राइस पे है। तो अगर आप कोर्स पाई करना चाहते हैं तो इस सेशन के बाद आप ग्रुप में या पर्सनल इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, तो आप कोर्स भी खरीद सकते हैं। और अगर आप इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कि कोर्स खरीदिए। मैं ये कहूंगा कि आप पढ़ना चालू कीजिए, थोड़ी किताबें पढ़िए, थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ना चालू कीजिए, हमारी ह्यूमन बॉडी को पहले अच्छे से समझिए, योग के आसनों को थोड़ा डिटेल से पढ़िए, कुछ पुरानी किताबें पढ़िए, कुछ नई किताबें पढ़िए, और समझिए कि ये आसन काम कैसे करते हैं। ये सबसे गलत तरीका है योग पढ़ने का, कि इस बीमारी में ये आसन करना चाहिए। ये सबसे गलत तरीका है योग पढ़ने का। अब सोचिए क्यों गलत तरीका है? क्योंकि हर इंसान में बीमारी का कारण अलग है, तो निवारण कैसे एक हो सकता है? क्या आपका डॉक्टर सबको एक ही पेन किलर देता है? अगर एक ही पेन किलर सबको देता तो और दवाइयां बनाने की जरूरत ही नहीं होती, है ना? या एक ही एंटीबायोटिक से सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं, तो और एंटीबायोटिक्स बनाने की जरूरत ही नहीं होती। तो जब एक पेन किलर या एक एंटीबायोटिक या एक एंटीहिस्टामिनिक सारी बीमारियां नहीं ठीक कर पा रही है, तो एक आसन, एक एक्सरसाइज कैसे सब कुछ ठीक कर ले? क्योंकि
जब आपका शरीर जो है वो अलग अलग बनावट का है, अलग अलग काम करने के तरीके से काम करता है, तो फिर आपको ये भी समझना होगा कि जो आसन मुझे फायदा कर रहा है हो सकता है वो मेरी बहन को ना फायदा करे। इसीलिए इस फील्ड को प्रैक्टिस कहा जाता है, क्योंकि हर पेशेंट डिफरेंट है और सबके लिए जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो भी डिफरेंट होगा। सबका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अलग होता है, ये भी सॉरी। सबका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अलग है सबका, एग्जैक्टली, मतलब। मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है सबका, फिजिकल हेल्थ डिफरेंट है सबकी, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है सबकी, बॉडी में फ्लूइड लेवल डिफरेंट है सबका, ब्लड का वॉल्यूम डिफरेंट है सबका, गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट है। अब मैं अब जितनी हवा इनहेल करता हूँ उसका 3.5-4% जो है वो यूज कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से अस्थमैटिक हूँ, बचपन से मैं ब्रोंकाइटिस का स्टूडेंट हूँ। कुछ लोग हो सकता है 6% यूज कर पाते हो, जो बहुत अच्छा योगा करते होंगे, जो आपने यहाँ धुरंधर होते होंगे कि मैं तो इतने सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ, मैं इतने देर योगा करता हूँ। हो सकता है आप 6% यूज करते हो। लेकिन 4 से 6% ऑक्सीजन यूज करके आप सोचो कि आपका शरीर मजेदार हो जाए, तो नहीं होगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 से 6% में जितनी गंदगी अंदर बन रही है पहले तो उसको निकालना सीखना पड़ेगा। अब उसको निकालने के लिए आपका ब्लड का वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, साथ साथ आपका जो यूरिन फॉर्मेशन है वो बेहतर होना चाहिए। अभी क्या है, हम लोग पानी पीते हैं 50 मिनट बाद यूरिन चले जाते हैं। तो जब आप 50 मिनट बाद यूरिन चले जाओगे तो उसमें टॉक्सिन्स को ले जाने की क्षमता ही कम हो जाएगी। टॉक्सिन्स तो बॉडी से तब निकलेंगे जब किडनी बार बार फिल्टर करके ब्रेन से परमिशन लेके टॉक्सिन्स रिलीज करेगी। तो उसके लिए एडीएच का सिक्रीशन अच्छा होना चाहिए। जब एडीएच आपकी बॉडी में बेहतर आएगा तो आप क्या करोगे, पानी भी अच्छा पियोगे, टॉक्सिन्स भी अच्छा निकालोगे और सर्कुलेशन भी अच्छा रखोगे। तो जब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, ये सबका डिपेंड करता है कितना यूरिन बनेगा। आप पूरे 24 घंटे में कितनी यूरिन बाहर निकालते हो ये आपके एडीएच पे बेस्ड है। कोई हो सकता है 2 लीटर यूरिन निकालता हो, कोई हो सकता है सिर्फ 500 ml यूरिन ही निकालता हो। तो 500 ml यूरिन वाले को अगर सेम आसन कराओगे तो कैसे फायदा होगा, जो 2 लीटर यूरिन निकाल रहा है उससे। तो आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट ही नहीं समझना है, हम सबके काम करने का तरीका समझते हैं। इसीलिए आप जब भी मेडिकल योग की प्रैक्टिस करते हो तो वहां आपको एक जनरलाइज ओपिनियन नहीं देनी कि भैया ताड़ासन में खड़े हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, पीठ मजबूत है। ये बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे कोई, मेरे को गुंजाइश नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, लेकिन ये तब है जब आप स्वस्थ हैं, या आप थोड़ी बहुत अंदर प्रॉब्लम है, आप फिटनेस की ओर जाना चाहते हो, थोड़ा वजन कम करना चाहते हो, थोड़ा एक्टिव और स्ट्रेंथन हो जाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप एक्सरसाइज अच्छा कीजिए, खाना अच्छा खाइए, आपको परिवर्तन होगा। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये बीमारी से बचने का साधन है। ये बीमारी से बचने का साधन है। लेकिन जब बीमारी आ गई है फिर ये करने से फायदा नहीं होगा। अगर होगा भी तो क्या होगा, आधा अधूरा लाभ होगा, और बीमारी आपकी आपकी बॉडी में क्या होगा, एक तरीके से सप्रेस्ड फॉर्म में लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। क्योंकि अगर कोई बीमारी मान लो 1 साल बाद बहुत मैलिग्नेंट होके आपको परेशान कर सकती थी, अगर आप रेगुलर योग कर रहे हो तो बीमारी हो सकता है 7 साल बाद आपको मैलिग्नेंट होके परेशान करे। होगा इसमें कोई 35 साल का इंसान जिसका एसजीओटी एसजीपीटी करीब 80 के करीब रहता है, अगर वो अल्कोहल नहीं ले रहा है, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जिससे जल्दी उसका लिवर खराब हो जाए, वो इंसान हार्ट अटैक 40 से 46 साल की एज में फील एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, कब, जब वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब यही इंसान अगर रोज 1 घंटे योग करने लगे तो 40-46 की जगह 55-56 में एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन करेंगे दोनों। लेकिन अगर आप
उसकी रिपोर्ट्स को समझ के उसको 3 महीने मेडिकल योग करा दोगे तो ना 46 में उसको एक अटैक आएगा, ना 55-56 में आएगा। तो जो मेडिकल योग है वो आपको भीतर से बेहतर करने का तरीका, और जो सामान्य योग जो आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सरसाइज फॉर्म में, उस योग से क्या होता है कि हमारी बॉडी में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाता है, थोड़ा बॉडी फिल्ट्रेट कर देती है, तो थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, थोड़ा मसल स्ट्रेंथन हो जाता है। उसका नुकसान नहीं है। जितने लोग खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो लोग बीमार हो चुके हैं, जिनकी कोई हार्ट की कंडीशन है, या जिनके साथ कोई लिवर की कंडीशन है, या जिनके साथ कोई किडनी की कंडीशन है, जिनके साथ कोई लंग्स की कंडीशन है, जिनके साथ कोई इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों के लिए मेडिकल योग सबसे अच्छा सोल्यूशन। अगर आपको आपकी डायबिटीज बैलेंस करनी है, या आपको थायराइड की दवाई छोड़नी है, या आपको अपना ब्लड प्रेशर बेहतर करना है, सबके लिए मेडिकल योग ही बेहतर ऑप्शन। तो इसलिए मेडिकल योग जो है वो कुछ मॉडर्न फैंसी वर्ड नहीं है, सिर्फ मॉडर्न मेडिकल साइंस का योग के साथ एक परफेक्ट इंटीग्रेशन है, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि बीमारी कैसे समझनी है और योग से इलाज कैसे बने। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से आप आराम से अपनी मेडिकल योगा क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आप पेशेंट्स को एडवाइस करोगे। और यहाँ रोज योग सिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये क्लिनिक फॉर्मेट जो हमने डिजाइन किया हुआ है, इसमें आपको पेशेंट को 15 दिन में, 20 दिन में सिर्फ आपके पास ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाना है, और फिर उसके नए प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको दोबारा भेज देना। तो वो आपके प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट करता रहेगा और ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप उसको 1 घंटा योग कराओगे। उसके लिए आपने 20, 25, 30 मिनट का एक प्रोटोकॉल डिजाइन कर दिया, उसको लर्न करा दिया, या उसको ऐसे फॉर्मेट पे दे दिया सो दैट वो प्रैक्टिस कर सके। और उसके बाद एवरी 50 डेज, 20 डेज, 1 महीने पे आप उसको फॉलो अप पे लेते रहो और देखो कैसे चेंजेस आते हैं। और एक बार जब चेंजेस आ जाए तो उसको बोलिए, फिर चाहे जिम जाए, चाहे वो योगा क्लास में जाए, चाहे एरोबिक्स क्लास में जाए, चाहे पार्क में जाके फ्री स्टाइल स्ट्रेचेस करे, एक्टिविटी करे, दौड़ लगाए, वॉकिंग करे। तो सेहतमंद होने के लिए अलग रास्ता है, और बीमारी से सेहतमंद होने के लिए मेडिकल योग का। तो अगर आप बीमारों का इलाज करना चाहते हो तो मेडिकल योग पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सेहतमंद रखना चाहते हो तो आपका योग बेहतर योग। और इतना ही नहीं, अगर इसको और डिटेल से पढ़ते हो तो मैं ये भी मानने में कोई बुराई नहीं है कि ये जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे आप अध्यात्म की ओर बेहतर अपने आप को ले जा सकते हो। ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाएगा, आपकी लाइफ में आपके एनर्जी लेवल्स को एनहांस करेगा, सो दैट आप ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा बेहतर काम कर पाओगे। और जो लोग इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से करेंगे वो भगवान भी बन जाएंगे। मैं इस पे भी विश्वास रखता हूँ कि योग स्वयं को भगवान बनाने का अच्छा तरीका है। तो मैं आपके प्रीवियस नॉलेज पे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं करता हूँ, ना इसको गलत बताता। हाँ, आपको मेडिकल साइंस साथ में जरूर से। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो हमें अप्रोच कीजिएगा और इस कोर्स में रजिस्टर कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके सवालों की। तो आ जाइए, आपके सवाल लेते हैं। कई सारे सवाल मुझे चैट पे भी पड़े हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने मुंह से ही बोल दें, कि मैं चैट पढ़ने लगूंगा तो बाकी और लोग। तो प्लीज अपने क्वेश्चंस आप खुद से पूछे तो बेहतर हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताएं। सर जैसे आप मेडिकल योगा कह रहे हैं, आई थिंक उसे थेरेपेटिक योगा भी कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, थेरेपेटिक योगा कह लीजिए आप। और सर थेरेपेटिक योगा में, जैसे अभी तक मैंने आपका पूरा इंट्रो सुना, तो थेरेपेटिक योगा में भी सेम चीजें होती हैं कि आप प्रॉपर किसी बॉडी के पार्ट की थेरेपी, उससे रिलेटेड डिजीज को खत्म कर रहे हो मतलब। थेरेपेटिक योगा भी कह सकते हैं। थेरेपेटिक या मेडिकल वर्ड दोनों का मतलब यही है कि किसी का चिकित्सकीय इलाज करना। थेरेपेटिक का मतलब हुआ चिकित्सकीय इलाज, मेडिकल यस सर। हुआ कि थेरेपेटिक ट्रीटमेंट, है ना। या
उसका भी इलाज हुआ, चिकित्सकीय ट्रीटमेंट। तो मतलब सर सेम ही चीज है दोनों? भाई दोनों में हेलो। अंतर क्या है वो समझिए। जो अभी जी सर। पॉपुलर फॉर्म्स चल रहे हैं थेरेपेटिक योगा के, उनमें ये बताया जाता है कि ये वाली मसल्स आपकी कमजोर है, इसको ऐसे बेल्ट से खींचो या ऐसे प्रॉप्स के सहारे अपनी बॉडी को मोड़ो, तो ये मसल्स मजबूत हो जाएंगी। तो हम जो थेरेपेटिक योगा पढ़ रहे हैं आज बहुत बड़े लेवल पे, उसमें कहीं ना कहीं एनाटॉमी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, फिजियोलॉजी को उतना महत्व नहीं है। थेरेपेटिक योगा में ये नहीं समझाते कि एक आसन करने से आपके शरीर में क्या परिवर्तन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि आप वज्रासन में बैठते हैं, ठीक। हम सबको पता है कि वज्रासन जो है डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा आसन। जब मैं नहीं पढ़ा था तो मुझे भी यही पता था कि वज्रासन डाइजेशन के लिए अच्छा आसन है। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि वज्रासन डाइजेशन पे कुछ बहुत खास असर नहीं करता। वज्रासन का सबसे अच्छा असर जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है, क्योंकि जैसे ही आप पैरों को मोड़ते हैं, आपकी जो फीमोरल आर्टरी है जो आपके दोनों पैरों की ओर ब्लड सप्लाई ले जाने वाली, उसमें ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है। तो जब उसके हिस्से का ब्लड आपके ऊपर वाले ऑर्गन, जब ऊपर से कोई चीज आ रही नीचे रोक दोगे तो ऊपर रुकने लगेगी ना, तो ऊपर वाले हिस्से पे मेसेंट्रिक आर्टरी पे बढ़ने लगता है। अब ये जो मेसेंट्रिक आर्टरी है, इसमें ये मेजरली लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई देती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एडिशनल वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए लोग इसको डाइजेशन से या एक्सक्रीशन से रिलेट कर देते हैं। बट द आइडिया इज कि मेसेंट्रिक आर्टरी की दो सब ब्रांचेस जो है, फीमेल में यूटराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी बनती है। तो जब कोई फीमेल वज्रासन में बैठेगी तो उसकी यूट्रस और ओवरी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ओवरी की हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी। यूट्रस की हेल्थ सर अच्छी होगी तो उसका यूट्रस बेहतर हो जाएगा, उसको ब्लीडिंग फेज इंप्रूव। अगर यही कोई मेल करता है तो उसकी टेस्टिकुलर आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उसकी पेनाइल। सर इनका क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। जरूर जरूर। तो क्या होगा कि जब कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी का बेहतर होगा तो इंसान क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि ये दोनों ही सिस्टम क्या करते हैं, आपके बेहतर हॉर्मोन्स बनाते हैं। तो जब किसी में टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो वो मजबूत इंसान होगा। टेस्टोस्टेरोन अच्छा होने वाला इंसान आपको कभी भी गुस्से में नहीं मिलेगा, और टेस्टोस्टेरोन कम होने वाला इंसान हमेशा चिड़चिड़ा, गुस्सा, अग्रेशन में मिलेगा। तो क्या होगा, मेल जब वज्रासन में बैठेगा तो क्या होगा, खुश होगा, समाज के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि भैया वज्रासन में बैठो, बैठो, बहुत अच्छी चीज है। ठीक। अगर कोई फीमेल वज्रासन में बैठ रही है तो जाहिर सी बात है ओवरियन हेल्थ अच्छी हुई, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन अच्छा होगा। ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो फीमेल क्या होगी, दयालु, करुणा वाली होगी, परिवार का अच्छा ध्यान रखेगी, अपने समाज के लिए अच्छी होगी। जैसे होता है ना, कुछ कुछ महिलाएं होती हैं जो सबके लिए बहुत सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड होती है। वो किसी का दुख जो है वो उनको बुरा बुरा लगता है तो वो क्या करते हैं, वो सबकी हेल्प करती है। तो जो फीमेल क्या होगी, अपनी फैमिली की अच्छी केयर करेगी, लोगों की अच्छी हेल्प करेगी, तो एक बेहतर माँ बन पाएगी, एक बेहतर बहन बन पाएगी, एक अच्छी पत्नी बन पाएगी, एक अच्छी दादी बन पाएगी। तो सोसाइटी को बेहतर रखने के लिए ये दोनों अच्छे आसन बनाए गए। हमने इनको डाइजेशन से जोड़ दिया। सर जी। सर जैसे मेसेंट्रिक आर्टरी है, आपने कहा कि वो ब्लॉकेज होती है, तो आपका कहना सही था कि वो रिप्रोडक्शन पे काम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करती है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करती है वज्रासन के खत्म होने के बाद, जब ब्लड सर्कुलेशन उसके बाद नीचे के लिए फ्लो उसका बढ़ता है। जब तक हम वज्रासन में बैठे हैं तब तक वो डाइजेशन पे काम करती है, क्योंकि ब्लड फ्लो वहां पे रुका हुआ है, तो ब्लॉकेज ऊपर कहाँ के पे लिए रुका उसको हुआ, सर्कुलेट करता है। कहाँ पे रुका हुआ सर? सर जो मेसेंट्रिक आर्टरी है ना, जो ब्लॉक हो रखी है वज्रासन में। मेसेंट्रिक आर्टरी क्यों ब्लॉक होगी? ब्लॉक तो फीमोरल आर्टरी हो रही है। सर वो उसके सब है ना, वो तो किस, उसके छोटे पार्ट है ना। नहीं, मेजर पार्ट तो फीमोरल आर्टरी है ना सर। मतलब आपने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ढंग से पढ़ा है?
सर मैंने तो सर्कुलेटरी सिस्टम इतना नहीं पढ़ा, बट मेरे को लग रहा है कि जो वज्र आसन है फिर तो हमारे कंफ्यूज हो पूर्वज रहे ऐसे क्यों कहते थे, मैं मैं उसके ऐसा पीछे का करता हूँ, फैक्टर। मैं स्क्रीन पे आपको इमेज ले आता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। श्योर सर। चलिए तब तक दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, फिर आपके सवाल का। सर एक क्वेश्चन था। बोले बोले। अगर सर ईएसआर लेवल ज्यादा रहता है जब बॉडी में, तो सर उस टाइम पे योग कराना सही रहता है या फिर अवॉइड करना चाहिए? अगर जैसे नॉर्मल सर 32 एबव है या 32 के नियर अबाउट में है, तो उस समय कराएंगे या फिर अवॉइड कराएंगे? कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। भाई ईएसआर बढ़ना क्या इंडिकेट करता है? आपका तो एक सर सवाल और भी था ना, वो आपने जो मुझे भेजा इन्फ्लेमेशन। था। हाँ सर, हाँ सर। तो ईएसआर बढ़ा हुआ है, इट मींस बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है ना? तो उस समय तो योग करना बेहतर होगा। आपका नाम ये देखिए, आ जाइए। आते हैं मयंक, आपके सवाल पे भी आ जाते हैं। ये देखिए, जब आप वज्रासन में बैठते हैं ना, तो ये ब्लॉक लगता है आपका। यहाँ पे आपको समझने के लिए एक तरफ आर्टरी और एक तरफ वेन का डायग्राम है, सो दैट आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली आप ब्लॉक कहाँ कर रहे हो। तो जब आप फीमोरल आर्टरी को ब्लॉक करोगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ऊपर जो मेसेंट्रिक आर्टरी की ओरिजिन है वो कुछ यहाँ है। तो यहाँ से ब्लड बंद होगा तो यहाँ बढ़ेगा ना। तो इसलिए फिर से आप थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम और ढंग ढंग से पढ़िएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मयंक, आपके सवाल पे आ जाते हैं। आपका सवाल है ईएसआर बढ़ा हुआ है, ठीक? तो किसी भी इंसान का ईएसआर बढ़ना इट मीन्स उसकी बॉडी पे इंफेक्शन शो करना। जब किसी की बॉडी पे इंफेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि उसका न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, दोनों चीजों की नीड बढ़ जाएगी। तो उस समय पे अगर आप सेलुलर ब्लड को वेस्कुलर ब्लड से एक्सचेंज करते हैं तो क्या होगा? उसके सेल्स की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो जब सेल्स की हेल्थ इंप्रूव होगी, तो जो ईएसआर है, ईएसआर क्या होता है पता है? ईएसआर होता है इरिथ्रोसाइट्स का मरने का रेशियो, कि कितनी जल्दी ये मर रहे हैं। तो जिसकी भी इम्यूनिटी कम होगी या जिसकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, उसका ईएसआर बहुत तेजी से गिरता है। यूजली ये 10 mmHg हम सबका मिलता है नॉर्मल। लेकिन जब ये 20, 30, 40 होने लगे तो ये इन्फेक्शियस कंडीशन है। अब यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये इन्फेक्शियस कंडीशन है अगर, तो फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों फॉल होता है? क्योंकि फीमेल में प्रेगनेंसी में उनके सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द रिलैक्सिंग। तो जब भी सेलुलर ग्रोथ बढ़ेगी, ये सार कम होगा। तो उस समय पे अगर कैपिलर फ्लो अच्छा करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ईएसआर अकेला कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो जब भी आप किसी का ईएसआर बढ़ा हुआ देखते हैं, तो फिर उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किस कारण से ये सार है। चाहे ये रिप्रोडक्टिव रीजंस हो सकते हैं, चाहे ये रेस्पिरेटरी रीजंस हो सकते हैं। ईएसआर बढ़ने के दो बड़े रीजन देखने को मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव रीजंस या रेस्पिरेटरी रीजंस। तो जिसमें भी ईएसआर बढ़ा हुआ है, हो सकता है उसकी सांस नलों में सूजन हो, या हो सकता है उसके ओवरी में, टेस्टिकल्स में सूजन हो। तो रेलेवेंटली आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिएगा कि किसको ये प्रॉब्लम आई है। तो उसके कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से आप समझ पाओगे कि मदद कहाँ कर। सर दूसरा कराया गया तो उसमें सब ओवरीज वगैरह के साइज वगैरह सब कुछ ठीक है?
बट सर अब फिर भी ESR सर 32+ आ रहा है। क्या 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 कराया टेस्ट में? सर अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक है, और ESR ठीक है, बट सर उनको एक प्रॉब्लम है सर, उनके नॉक नीज है। क्या है? नॉक नीज सर, नॉक नीज। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है उनका? अब सर रेस्पिरेटरी का भी नहीं कराया है सर। तो जब भी सांस नली में सूजन होती है ना, तो भी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है। सर जब हम ये योगा करवाएंगे या बुलाएंगे तो उनकी सारी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी अब। बिना रिपोर्ट्स के आप समझोगे कैसे बीमारी क्या है? यानी पढ़ाई बहुत है इसमें, मतलब हाँ जी। पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, यही तो खासियत है कि सर मैंने। अभी सुन के तो इतना ही लग रहा है कि इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम सब समझ पाए। भाई इसीलिए तो ये कोर्स डिजाइन किया है और बहुत सरल शब्दों में डिजाइन किया है, सो दैट आप समझ पाओ। मयंक मेरा प्रेगनेंसी कोर्स देख रहे हैं? मयंक, यस सर। आप हमारा वुमेन वेलनेस वाला कोर्स देख रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे? हाँ सर। सर अभी सर 7th 8th तक पहुंच चुके हैं सर, अच्छा। 7th 8th वीडियो भी चल रहा है। तो क्या आपको कोई भी वीडियो देख के ऐसा लगा कि बहुत डिफिकल्ट है? नहीं सर, हम्म? जितना इजीली सर हम समझ पा रहे हैं, दैट्स नॉट इजी कि इन चीजों को इतना डिटेल में और इतने अच्छे से। सर इतना अच्छा रहता है कि डेली लाइफ रूटीन से कनेक्ट करके इस चीजों को सीख पा रहे हैं। इतने अच्छे से सर एग्जांपल्स वगैरह मिल जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मयंक तो मेल है, उनकी बॉडी में वो सारे ऑर्गन भी नहीं है। अगर कोई हाँ सर। मेल इनको देखती है तो और बेहतर रिलेट कर पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीरियड्स कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो कोर्स बनाया ही इस तरीके से गया है कि कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी समझ सके। तो भूमिका जी, इस डर से मत परेशान होइए कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं आएंगे और सम्मान भी नहीं आएगा। तो थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपकी मेहनत को बड़ा सरल मैंने कर दिया इस कोर्स में। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। बीच में किसी ने कहा था सर पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार चंद्र जी। सर मेरा कहना है कि कोर्स सभी अलग अलग प्रकार के हैं कि सर सभी एक ही में डिजाइन किया हुआ है, और उसका चार्जेस वगैरह क्या है सर? अच्छा चंदन जी, दो कोर्सेज है मेरे पास। एक जो आपका एमडी डॉक्टर होता है ना, फैमिली फिजिशियन, जो बुखार भी देखता है टाइफाइड का, और जो आपका लिवर की हेल्थ भी देख लेता है कि भाई जॉइंडिस हुआ है। सो एक जनरल फिजिशियन का कोर्स है जिसमें पूरी बॉडी पढ़ती है। ठीक। उस जी सर। एंडोक्राइन सिस्टम भी देख रहे हैं कि थायराइड हुआ है तो कैसे है, उसमें हम बोन की हेल्थ, मसल हेल्थ भी देख रहे हैं, उसमें लिवर लंग्स भी देख रहे हैं। वो मेडिकल योगा का हमारा एक कोर्स है। दूसरा कोर्स जो है, वो एक गायनकोलॉजिस्ट होती है ना, जो सिर्फ फीमेल्स की प्रॉब्लम देखती हैं, जो पीरियड्स जी की सर। प्रॉब्लम देखती हैं, प्रेगनेंसी देखती हैं, फर्टिलिटी देखती हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी, मीनोपॉज देखती हैं। तो दूसरा कोर्स हमारा जो है, जी वो गायनकोलॉजिस्ट वाला कोर्स है, जिसमें हम पूरा वुमेन वेलनेस डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि जी सर। प्रेगनेंसी स्पेशल टाइम होता है एक फीमेल का, और उसको मेडिकल योगा में नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहे थे, और बाकी चीजों को बहुत डिटेल समझाने की जरूरत है, तो वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने दो अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए। एक कंप्लीट वुमेन वेलनेस का कोर्स है, जिसमें हम मेनार्की टू मेनोपॉज सारी चीजें कवर करते हैं, और बहुत डिटेल्ड कवर करते हैं। लाइक वेजाइनल डिस्चार्ज तक टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है, जिसपे लोग बात भी नहीं करना चाहते कि क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, कैसे आप पता कर सकते हो, कौन सी चीज गड़बड़ है तो उसको कैसे फिक्स करना है। पीरियड छोटे हो रहे हैं, 10-20 दिन से कम हो गया, 10-20 दिन से ज्यादा हो गया। सो पीरियड्स की साइकिल कितने दिन की नॉर्मल है, क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, सारी चीजें डिटेल करते हैं। उसके बाद पीसीओडी जैसी बीमारियां जो है वो भी समझते हैं। तो फिर उसमें इनफर्टिलिटी अच्छे से समझते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, किसी को कंसीव नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, कैसे हो सकता है, कौन सी कंडीशन में सर्जरी करानी पड़ेगी वो भी समझते हैं, पोस्ट सर्जरी क्या करना होगा वो भी समझते हैं। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी पूरा डिटेल समझते हैं, बच्चे की जर्नी समझते हैं, गर्भ संस्कार समझते हैं, उसका योगा, न्यूट्रिशन।
तो ये पूरा एक अलग कोर्स है जिसमें प्रेगनेंसी है, पोस्ट प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है। और एक कोर्स जो है उसमें सारी बॉडी है, जिसमें हम डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन सारे सिस्टम समझते हैं और सबकी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। जी सर आई एम साइमा। मैं पूछना चाह रही थी, जो आप वुमेन वेलनेस का कोर्स रखे हैं उसमें प्रोलैप्स की प्रॉब्लम के लिए भी कुछ डाला है? किसकी प्रॉब्लम के लिए? प्रोलैप्स की प्रॉब्लम माफ कीजिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मतलब यूट्रस जो नीचे आ जाता है, बच्चेदानी लेडीज की। अच्छा अच्छा, यूट्रस प्रोलैप्स कह रही हो, ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि यूट्रस प्रोलैप्स होने के पीछे यूट्रस के लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय पे, पोस्ट प्रेगनेंसी, कई बार ये लिगामेंट्स पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यूट्रस खिसक के नीचे वेजाइनल कैविटी पे आ जाता है। तो हम इसके लिए एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं और कारण भी समझाते हैं कि कौन से कारण को दूर कर लोगे जिससे आपका यूट्रस वापस मजबूत होने लगे, आपके अटैचमेंट्स बेहतर होने लगे। बिना सर्जरी के यूट्रस प्रोलैप्स को बेहतर किया जा सकता है। जो सेकंड स्टेज में है, क्या आपके कोर्स में ऐसा आसन या ऐसा चीज आपने कर रखा है? सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे स्टार्टिंग पे पहुंच गए हैं तो क्योर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब तक आपके लिगामेंट्स इंजर्ड नहीं हुए हैं, लिगामेंट्स रैप्चर नहीं हुए हैं, तब तक यूट्रस प्रोलैप्स को नेचुरली फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपके लिगामेंट्स रैप्चर हो चुके हैं तो सर्जिकली उन लिगामेंट्स को रिपेयर करना पड़ता है। मतलब आप कोर्स मत परचेस करो, लेकिन ये जरूर समझ लो कि मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूँ कि अगर किसी का लिगामेंट रप्चर हो गया तो झूठ नहीं बोलना कि नहीं नहीं हम ठीक कर देंगे। लेकिन अगर लिगामेंट सही कंडीशन में है तो फिर उसको बोल देना निश्चिंत रहो, हम 15-20 दिन में इसको इम्प्रूव कर देंगे और फिर 3 महीने में ये एकदम नेचुरल हो जाएगा। ओके सर। और सर जैसे लेडीज का होता है वेजिना, मतलब टाइटनेस के लिए आजकल योगा बहुत लोग चाह रही हैं कि हो प्रॉपर। थोड़ा सा डिले आफ्टर डिलीवरी प्रॉब्लम आती है, तो वो सब आसन वगैरह के लिए जैसे करवाओ तो उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा आसन करें कि अच्छे से रिजल्ट आ पाए? क्या चीज टाइटनेस, मैं समझा नहीं आपकी बात। वेजिना आफ्टर डिलीवरी, लेडीज का जो वेजिना पार्ट होता है वो लूज हो जाता है, उसमें आजकल लेडीज जैसे डिमांड कर रही हैं, उसके लिए हम पूछ रहे हैं आसान। टाइमा, ये देखिए इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक साइंस। ऐसी कोई चीज एग्जैक्टली एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो वेजाइनल टिश्यूज है ना, ये इलास्टिक टिश्यूज हैं। तो इनकी खासियत ये होती है कि ये बच्चे के हेड के सर्कमफेरेंस के हिसाब से फैल सकते हैं। लेकिन आपकी डॉक्टर जब एक कट लगा देती है तो उसकी वजह से इन सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रेशियो है थोड़ा पुअर हो जाता है। तो जब फीमेल के पेल्विस पे, पेल्विक फ्लोर पे ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, उसके हार्मोन्स अच्छे होंगे, तो नेचुरली उसके वेजाइनल टिश्यू जो है वो अपने पुराने स्ट्रक्चर पे आ जाए। तो ये एक्सरसाइज नहीं, मतलब ऐसा नहीं कोई क्रीम लगा लो, कोई एक कीगल एक्सरसाइज कर लो तो ठीक हो जाएगा। इसके लिए बेसिक फिजियोलॉजी इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि भगवान ने जब बनाया था हमको तो ये सोच के बनाया था कि भाई इसका कोई भी ऑर्गन खराब ना हो। तो मैं 99.99% फीमेल्स को ये कहता हूँ कि ये डर मन से निकाल दें कि नेचुरल डिलीवरी से कोई दिक्कत आती है। हाँ, दिक्कत तब आएगी जब आप अपनी पर्सनल केयर, अपने हॉर्मोन्स की केयर बेहतर नहीं करोगे। तो ये हमारे पोस्टनेटल केयर में बहुत अच्छे से हम कवर करते हैं कि पोस्टनेटल क्या एक्सरसाइज करोगे तो कैसे इंप्रूवमेंट आएगा, क्या खाना है, कैसे रहना है, सब कुछ। तो ये एक फिल्म आई थी, अगर आप सबने देखा हो, डॉक्टर जी, उसमें कहते हैं कि एक टाका एक्स्ट्रा लगा दीजिए। तो ये सब ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब वाहियात बात। यूटीआई के लिए भी बताते हैं। हाँ हाँ, यूटीआई तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में। जी हाँ, बहुत। यूटीआई तो होते उसके ही भी जो, अलग अलग, उसके भी अलग अलग रीजन रहते हैं, तो सबके लिए अलग अलग योगा मतलब लगे। बिल्कुल, जब जब तक देखिए कोई भी चीज समझ लीजिए, जब तक कारण का इलाज नहीं करोगे तब तक ठीक कैसे होगा। अब यूटीआई हार्मोनल भी होता है,
यूटीआई सिर्फ पानी कम पी लो उससे भी होता है। यूटीआई समटाइम इन्फेक्शियस भी होता है। यूटीआई समटाइम आपका वो ज्यादा हाइजीन की वजह से भी होता है। ज्यादा हाइजीन को मैं यूजली पुअर हाइजीन बोलता हूँ। जब कोई फीमेल थोड़ी पढ़ी लिखी और थोड़ी समझदार हो जाती है तो क्या करती है, अपनी वेजाइनल हाइजीन को थोड़ी ज्यादा ध्यान देने लगती है। फिर वो क्या करेगी, पानी से क्लीन करेगी, फिर मार्केट जाएगी तो वी वॉश करके कोई प्रोडक्ट ले आएगी जो पीएच बैलेंस करता है, वो यूज करने लगेगी। फिर थोड़ी और समझदार होगी तो वो फिर क्या करेगी, कुछ वो हेयर रिमूवर क्रीम्स या कुछ दूसरे और जो वो तरीके अपनाएगी। थोड़ी और समझदार हो जाएगी तो लेजर ट्रीटमेंट कराने लगेगी। तो ये सब सारे कारण है यूटीआई इन्फेक्शन के। तो हम एक एक कारण, ये तो बहुत बेसिक कारण मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है यूटीआई के। सारे कारण समझते हैं और सबका इलाज भी करते हैं। सर नमस्कार। थैंक यू सर। जी नमस्कार सर, एक नमस्ते, क्वेश्चन है सर। बोले। सर मेरी एक आंटी है, उनको जैसे ही खाना खाती हैं उसके आधे एक घंटे के बाद उनको बाथरूम में जाना पड़ता है, और ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उसके बाद उनको ये मान लो कि आधा घंटा बाद यूरिन जाना पड़ता है। क्या उम्र है उनकी? उनकी 55 सर। 55। यस सर। खाना खाने के बाद मोशन होना, हाँ जी। ये दो कारणों से हो सकता है। उनका कोई आपके पास अल्ट्रासाउंड है या कोई कोलोनोस्कोपी करी हो, कभी कोई अल्ट्रासाउंड किया सर हो? रिपोर्ट तो है सर। हाँ, तो वो मुझसे एक बार शेयर कीजिएगा। हम उनके ओके केस सर। पर डिस्कस करके मैं आपको इलाज बता दूंगा, ठीक हो जाएगी, कुछ बहुत चिंता की बात। ओके सर, थैंक यू सर। तो क्योंकि ये आईबीएस भी हो सकता है, ये इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, कोलाइटिस भी हो सकता है। तो एक बार अगर चीजें समझ में आ जाए तो उसका इलाज करना आसान है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि योग में तुक्का लगाने से बचिए, बीमारियों को समझिए और उसका इलाज कीजिए। और ये कुछ बहुत मुश्किल है नहीं। दरअसल क्या था कि पहले इसको बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में डॉक्यूमेंट किया गया था, और वो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश की वजह से कुछ लोग इसको बहुत कठिन समझ लेते, और जब कठिन समझ लेते थे तो पढ़ते नहीं थे। इसको हमने क्या किया कि इसकी टर्मिनोलॉजी को बहुत इजी कर दिया, साथ साथ अपनी बोलचाल की भाषा में इसको लेके आए जिससे हर कोई समझ सके। देखो, जिसको अंग्रेजी आती है उसको भी हिंदी समझ में आती है, तो जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको भी हिंदी समझ में आती है। तो इसलिए हमने इसको अपनी बोलचाल की भाषा में ले आया जिससे हर किसी को समझ में आ जाए। तो जब कोई चीज समझ में आ जाएगी तो याद भी हो जाएगी। कोई भी चीज मुश्किल तब होती है जब उसको रटना और समझना ना हो। यहाँ पे आप जब समझ लोगे तो रटना मुश्किल नहीं है। सर जी। आप सर आपने योग से पीएचडी की है? नहीं भैया। ओके सर, फिर आप कैसे कोरिलेट कर पा रहे हो योग को मेडिकल से? मतलब हाँ जी। आप कैसे कोरिलेट कर पा रहे हो मतलब योग को ना मेडिकली? पहले तो आपका नाम बड़ा अच्छा, तमन्ना। हो सकता है सर आपके एक्चुअली परिवार में किसी और का हो। हाँ, आप एक बार किसी प्लीज और की अपना आईडी। स्क्रीन ऑन करेंगे? नहीं सर, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर है ना। मैं आपकी स्क्रीन इसीलिए तो देखना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन की जिज्ञासा आई कहाँ से। नहीं सर, क्योंकि मैं थेरेपेटिक योगा पढ़ चुका हूँ और इतनी देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, तो मुझे आराम से कोरिलेट हो पा रहा है कि आप किस बारे में बात कर पा रहे हैं ना। इसलिए मेरे क्वेश्चन ये मन में उठा कि आप कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं इसको ना, जब आपने योग करा ही नहीं है और ना ही आप उसमें पीएचडी किए है, ना ही आपने मतलब कैसे आप इसे कोरिलेट कर पा रहे हैं? जैसे ठीक मैं है। मेडिकली नहीं इतना कोरिलेट कर पा रहा हूँ ना, जैसे आपने ठीक। लास्ट टाइम सर्कुलेशन के बारे में बताया। मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन BAMS किया हुआ है, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक साइंस। तो आयुर्वेद से ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है कुछ। तो फिर मैंने, आयुष आ गया तब से योग की दशा बड़ी दुर्दशा हो गई। हमारे समय पे CCRYN हुआ करता था। तो वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स लेके आया था मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, जहाँ पे उनको योग और नेचुरोपैथी को समझने का मौका मिलता था। ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम था। तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम से मेरा इंटरेस्ट योग में जगा।
फिर मैंने एमएससी पढ़ी योग में, और कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ रहा जहां मेरा अच्छा अनुभव नहीं रहा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद ही पढ़ाना चालू करना चाहिए। सर तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। बोले। सर वैसे आयुष में अब स्थिति काफी सही हो चुकी है, क्योंकि अब आयुष आरोग्य मंदिर बन चुका है, और लाइक अब योगा इंस्ट्रक्टर भी नए अपॉइंट किए जा रहे हैं जो योग एंड नेचुरोपैथी से हैं। मतलब बहुत सारी देखिए, जगह अपॉइंट हो चुके हैं। देखिए आप यंग हैं, और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं बिना किसी सख्त संगों के आपकी बात का समर्थन भी करता हूँ कि सर योग। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से आयुष आया ना, हाँ, तब से जो योग में जितने फर्जी जो अच्छे पद पे लगे वो फर्जी ही लगे हैं। क्या हुए ये हैं? भी फर्जी लोग ही सर आयुष में आए हैं, और जो अच्छे योग इंस्ट्रक्टर को वो आने भी नहीं देते। जैसे देखिए, हरियाणा की ये बात कर रहा हूँ सर, उसको उसमें इसको भी। पॉलिटिकल मंच मत बनाइए। ये पढ़ने का मंच है, पढ़ने वाला ही रहने दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, मेरा अपना अनुभव अलग हो सकता है, आपका हो सकता है अलग हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आयुष मंत्रालय अच्छा, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हाँ, आयुष मंत्रालय ने योग पे होने वाली रिसर्च को कम किया है, योग पे होने वाली बेहतर पढ़ाई को कम किया है। क्योंकि जब से ये एक तो वास रेड्डी जी ने अपना कैरियर बनाने के लिए योग टीचर का भविष्य खराब कर दिया। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड लाते, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के पीछे सोच उनकी अपना खुद का इंस्टीट्यूट बनाना था, लेकिन उस अपने खुद के इंस्टीट्यूट को बेहतर करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे योग टीचर्स का भविष्य खराब कर दिया। क्योंकि अब जो योग की पढ़ाई है वो बड़ी छोटी हो गई। खैर, उसी की मदद से मैं भी पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मैं उठा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपना फायदा न चाहते हुए भी मैं ये कहूंगा कि अगर योग की पढ़ाई पहले जैसे होती थी, पारंपरिक तरीके से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं, योग के विद्यार्थियों को हॉस्पिटल्स में मौका मिलता काम करने का, रिसर्च कंडक्ट होती, तो मैं ही नहीं, आप भी कर पाते ऐसे रिलेट। समझ रहे हैं मेरी बात, में कहना क्या चाहूँ? तमन्ना जी, आपका नाम क्या क्या है? सर? प्रियांशु सर। हाँ जी, आपका नाम क्या है? है, कोई बात नहीं, आप अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते तो बेहतर है। लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप हेलो सर। आयुष मंत्रालय से हो, इस वजह से आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। हेलो सर। जी, सर वो हम आपको पथरी का पित्ताशय के पथरी के मैटर पे थोड़ा डिस्कस करना था, गॉल ब्लैडर पथरी के बारे में। तो अगर यहाँ डिस्कस कर सकते हैं तो यहीं कर लेते हैं, बताएं क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी है जी, लंबे समय से, और उसको बिना ऑपरेशन के ठीक होना है, तो संध्या जी, देखिए, मैं फर्जी तो हूं नहीं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि गॉल ब्लैडर की पथरी बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो ये किया जा सकता है कि अगर आप बेहतर लाइफस्टाइल पे जाते हो, अच्छा योग करते हो, अच्छा खाना खाते हो, है ना, ट्रांस फैट और बाकी चीजें अपने खाने में थोड़ा संयमित करते हो, तो ये हो सकता है कि आपकी गॉल ब्लैडर की पथरी का रिमूवल थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर पथरी का साइज बढ़ रहा है तो अच्छी सलाह यही होगी कि रिमूव करा लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे गॉल ब्लैडर की पथरी बाहर निकाली जा सके। अगर कोई आपको कहता है कि वो गॉल ब्लैडर की पथरी बाहर निकाल देगा, तो वो या तो आपको बेवकूफ बना रहा है या झूठ बोल रहा है। नहीं, नहीं, हमको जानना था बस। देखिए, और एक एक ऐसे करके थैली है, ठीक है, उस थैली में हम्म, यहाँ नीचे कुछ रखा है, हम्म, तो वो थैली ऐसे पलटेगी तो है नहीं कि ये बाहर आ जाए। हम्म, हम्म, और गॉल ब्लैडर की पथरी बनती कैसे है? जब उसमें बाइल आता है, सेडिमेंट होके नीचे जमता जाता है, जमता जाता है, तब जाके पथरी बनती है। जी, तो जब नीचे कोई चीज सॉलिड हो गई है, तो वो हम्म, चीज बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है उसका। जी, इस वजह से गॉल ब्लैडर की पथरी
हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि उसके फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। अगर छोटी है गाल ब्लैडर की पथरी, बहुत परेशान नहीं कर रही, तो बिना सर्जरी के भी आपका काम चलाया जा सकता है। लेकिन आप अगर ये कहो कि कोई अगड़म बगड़म करके उसको बाहर निकाल के बाहर फेंक दे, असंभव है। ऋषि जी, अगर ऐसा कुछ होता होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ कि कुछ भी उसमें जाके उसको पिघला के बाहर निकालेगी, कैसे निकालेगी, उसका थोड़ा सा आप मुझे मेडिकल इंटरेक्शन बताएंगे हाँ, कैसे? वो डिसॉल्व करती है अगर पॉसिबल हो तो, अगर ज्यादा वेटेज हो तो नहीं कर पाएगा, पर कुछ हद तक डिसॉल्व करती है। दरअसल एलोपैथी में भी स्टोन डिसॉल्विंग ड्रग्स होती हैं, मैंने मॉडर्न साइंस भी पढ़ा है, आयुर्वेदिक साइंस भी पढ़ा है। सो बट वो सर्टन नहीं है कि ये ठीक कर ही देगी। डिपेंड करता है कितना साइज है, कब से है, क्या एज है, क्या रिकवरी की, बॉडी रिकवरी की क्षमता कितनी है, सब पैरामीटर्स हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए, ये स्टोन जेनरिक मेडिसिन आई है, मतलब। इसका मैं साइंस समझा देता हूँ। स्टोन डिसॉल्विंग ड्रग्स काम कैसे करती है। जैसे स्टोन डिसॉल्विंग ड्रग काम कैसे करती है कि जब किसी भी स्टोन के कलेक्शन पे शार्प एसेस जो उनके वो है एक्सटेंशंस ना बने हो, तब तक वो डिसॉल्व हो सकता है। तो जैसे आप देखते हो ना, रेत का अगर कोई स्ट्रक्चर बना हो तो उसमें सब तरफ ऐसा होता है, छूने के बाद सारी रेत गिरने लगती है। तो ये रेत ही है समझो जो कलेक्ट हो रही पथरी के साथ। तो जब तक रेत के इधर दोनों तरफ चिकनापन नहीं आएगा, तब तक डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन जब ये चिकनी हो जाएंगी तो डिसॉल्व होने की संभावना कम हो जाएगी, ये कैलकुलस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसीलिए कोई भी स्टोन डिसॉल्विंग मेडिसिन जो है असरकारक नहीं रह जाती जब ये चारों तरफ से चिकनी चिपक जाती है। जब तक ये चिकनी नहीं हुई है तब तक डिसॉल्व हो सकता है। रीनल स्टोन की भी बात कर रहा हूं मैं, गॉल स्टोन की भी बात। तो इसलिए दवाइयाँ थोड़ी कम प्रभावी हैं, लेकिन हाँ, आप प्रयास कर सकती हैं। आप थोड़ा लाइफस्टाइल बदलिए जिससे वो नई ग्रोथ ना हो उसमें, तो उम्मीद है कि कुछ रिजल्ट्स अच्छे हो सकते और एक क्वेश्चन था, किसी का पीरियड इशू है, जैसे फैमिली क्या है, फैमिली मेंबर्स में है, तो उनका पीरियड इशू है। पीरियड्स जो होता है उनको मतलब 3 महीना 4 महीना में एक बार होता है। देन बॉडी में थोड़ा इचिंग इचिंग दाना दाना ऐसे मतलब चल रहा है उनका। हैं। इसका जवाब मैं चाहूंगा मेरे पुराने स्टूडेंट्स दें जिन्होंने पढ़ाई की है। अभी जल्दी जल्दी पास कौन हुआ है पिछले हफ्ते मेरे साथ वर्कशॉप में? कौन था, कोई है? हाँ, इरा जी। इरा जी, पिछले हफ्ते आप मेरे साथ वर्कशॉप में थी, पिछले के पिछले हफ्ते, पीसीओडी के। तो इसका जवाब आप दीजिए तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना मन से पढ़ा था। सर एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा इनको हाँ, बोलिए। क्वेश्चन नमस्ते सर, प्लीज रिपीट गुड करिए। आफ्टरनून। हाँ हाँ हेलो मैम। बोलिए क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। मेरी कजन है, उनका पीरियड इशू है। पीरियड इशू में क्या उनको मतलब पीरियड्स हर मंथली नहीं है, हर मतलब 3 महीना 4 महीना में एक बार होता है। देन उसके बॉडी में मिनिमम जनवरी से जैसे कि मतलब बाजुओं के किनारे किनारे, हाथ के हम्म पास दाना दाना, देन थाइस के पास दाना दाना, और ऐसे मतलब दाना दाना निकलता है, फिर अपने आप छूट जाता है उसके पीछे थोड़ा दवाई लगाने के बाद। तो इसका क्या समाधान है? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जो दाने दाने होते हैं वो पिंपल टाइप के होते हैं कि स्किन की प्रोट्रूजन्स होते हैं, मतलब स्किन बाहर स्किन के ज्यादा होते बड़े हैं? नहीं, छोटे छोटे होते हैं, घमोरी की तरह। घमौरी की तरह। हाँ, तो वो दाने होते हैं कि वो स्किन के टैग्स होते हैं, लाइक स्किन निकल आती है। एक होता है दाने होते हैं तो उनको छुओ तो सेंसिटिव ज्यादा स्किन होते निकल हैं। स्किन निकल आती है। स्किन निकल आती है, हाँ। तो उनको पहले तो देखिए, आई डोंट नो उनकी एज क्या है, लेकिन उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। किस चीज की प्रॉब्लम है? इंसुलिन इंसुलिन मीन्स अच्छा। उनके बॉडी में जो चीफ हार्मोन इंसुलिन है। सर, हाँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे क्षमा करिएगा और मुझे गाइड करिएगा, मैं पहले कह दे रही हूँ। ठीक है, तो उनको इंसुलिन का प्रॉब्लम है और उनका इंसुलिन बॉडी में ज्यादा बन रहा है, या जो बन रहा है वो उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है बॉडी में, जिसकी वजह अच्छा। से ही जो आप बता रहे हैं वो इशू उठ रहा है।
एंड इनको इंसुलिन के ऊपर काम करना पड़ेगा पहले, एंड देन एस्ट्रोजन, जो सर हमेशा बोलते हैं एस्ट्रोजन इज वन ऑफ द चीफ फीमेल हार्मोन, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और उसके लिए आगे सर गाइड करेंगे। आई होप मैंने कुछ थैंक यू कुछ ठीक सो मच बताया। शीला जी। मैं ये आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि आपने मेरा सबसे छोटा एक वर्कशॉप किया है और कोई कोर्स नहीं किया। मेरे स्क्रीन पे बहुत लोग दिख रहे थे जिन्होंने पेड कोर्स किया हुआ है। मैं किसी और से पूछता तो ये होता कि चलो उन्होंने तो पढ़ा है, वो जवाब देंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक हफ्ते के कोर्स में सही डायग्नोज किया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो देखिए ईरा धन्यवाद जी सर। कोई प्रीवियस साइंस स्टूडेंट नहीं थी जिन्होंने बहुत ज्यादा साइंस पढ़ी हो या जो इन चीजों से पहले से परिचित थी, लेकिन आपके बेसिक से सिम्टम से उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई ये हाइपर एंड्रोजन का केस है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अगर 5 दिनों मात्र में ईरा जी ये समझ सकते हैं तो आप पूरा कोर्स पढ़ के निश्चित इलाज कर पाएंगे। यहाँ आई विल से समथिंग। मैं अपनी एक फ्रेंड है, वो शायद इस समय है, उनको और अपनी डेस्टिनी को डेफिनेटली थैंक यू कहती हूँ कि मेरी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी, बहुत सारी क्यों 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 थे, जो उन 5 days के कोर्स में ही रिजॉल्व है। अभी भी बहुत है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम, वे स्टिल वेटिंग। जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले खुद पढ़ाई करूँ, हो सकता है मेरे रिजॉल्व हो जाए, तब मैं सबको डिस्टर्ब करूंगी। बट मुझे मुझे एक प्लेथोरा ऑफ नॉलेज मिला है, जिसकी मैंने इतनी 5 दिन में इतनी उम्मीद नहीं करी थी। मैंने 5 दिन की वर्कशॉप की थी, एंड आई एम स्टिल थैंकफुल टू सर। नॉट ओनली सर को तो बाद में, पहले अपनी दोस्त को एंड डेस्टिनी को, एंड सर को तो ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे जेम मिल गया लाइफ में। कभी खुद मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी क्योंकि आई एम 40+ वुमन, तो उसमें भी मुझे उनको समझने में आसानी हो रही है। ये ट्रुथ है। थैंक यू सो मच। सबको लगेगा ये प्रमोशनल है सो ये ये सही प्रमोशनल नहीं होगा। प्रमोशनल नहीं है, दिस इज नॉट प्रमोशनल, क्योंकि मैंने अभी तक उसके बाद से अभी कोई कोर्स अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं खुद अपनी फैमिली प्रॉब्लम में बिजी हूँ। बट आई एम स्टिल लिसनिंग टू ऑल वट एवर सर सेइंग। सेकेंडली, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस who want to learn more and who have lot of questions. थैंक यू सो मच ईरा जी। I just want to say something. I agree with what Ira ji just said. But sir, actually, जब आप अपने educational background के बारे में बता रहे थे, तो मैं किसी वजह से disconnect हो गई थी, and I'm really very very curious to know your educational background. So अगर आप एक बार फिर से बता दे, तो it will be really really helpful for me to know. जरूर। मैं आयुर्वेद से ग्रेजुएट हूँ और आयुर्वेद से ग्रेजुएशन के समय पे मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत मन से पढ़ी थी और वही वजह बनी कि मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ें समझा पा रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने योग में पहले तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया था योग एंड नेचुरोपैथी का। उसके बाद फिर मैंने एमएससी की। एमएससी मैंने 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट से की, एक जगह से पास हो गया था, एक जगह से पास नहीं हुआ। तो जहाँ से पास नहीं हुआ वहां से ज्यादा बड़ा योगदान मिला, जहाँ से पास हो गया था वहां से सिर्फ सर्टिफिकेट। Oh, okay, okay, okay. So basically, like आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, अगर मतलब आयुर्वेदिक का हम देखें, तो आपका आयुर्वेदिक का ज्यादा एक नहीं, ग्रेजुएशन आयुर्वेद का है, लेकिन मैं योग में आयुर्वेद से भी ज्यादा अच्छी समझ रखता हूँ। मतलब मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे पीएचडी कर चुके हैं और मेरी बहुत खुशी होती है कि मेरी पहली जी स्टूडेंट जिसने प्री नेटल में पीएचडी की है वो दिल्ली से है, मतलब कर रही हैं, अभी तो फिलहाल पूरा नहीं हुआ उनका। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रेरित हों जो योग में अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी समझ लेके आए। सर, तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस व्यक्ति हूँ। मतलब मैं एक्चुअली पढ़ाई कर चुकी हूँ, मतलब योग की, एंड मेरे को बहुत ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से आप सिखाते हैं, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता तो इस वजह से देखिए, सर आपका जो सारी चीजें सीखना समझाने है। का जो शैली है बहुत ही अच्छा है। और हम भी बोलना चाहेंगे कि किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए इस मतलब बॉडी ऑर्गन देन और भी मतलब समस्याओं के बारे में, किसी बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि सर आप हिंदी में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं जानता है। और हर कोई जो आप बोल रहे हैं समझ पाए। आजकल क्या होता है, इंग्लिश में ज्यादा क्लासेस चलते हैं, तो लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, फिर बाद में समझ में नहीं कुछ आता है, ऐसा हो जाता है। तो आपका जो बताने का समझाने का जो शैली है बहुत ही अच्छा है, जो हमको बहुत पसंद आया। तो हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे जुड़े रहें।
नहीं नहीं, बहुत बहुत सर धन्यवाद धन्यवाद। बेस आपके कहाँ रेफर। से है? क्या आपके कोई ऑफलाइन कोर्सेज है? मैं वो जानना चाहूंगी बिकॉज ऑनलाइन समटाइम्स इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। तो मुझे जानना था ऑफलाइन में क्या अवेलेबिलिटी है और आप कहाँ पे बेस्ड है? मैं नोएडा में बेस्ड हूँ। मेरी एक क्लिनिक है जहाँ पे हम आयुर्वेद, नाचुरोपैथी और पंचकर्म से इलाज करते हैं, साथ साथ योगा क्लिनिक भी है। तो मतलब पूरा एक डेडिकेटेड वेलनेस सेंटर हमने बनाया हुआ जहाँ हम योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और पंचकर्मा सभी चीजों को मिला के इलाज करते हैं। लेकिन जी। मेरे ज्यादातर पेशेंट्स मात्र योग से ठीक होते हैं। मैं दवाइयों ओके। का उपयोग तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कि दवाइयाँ सपोर्ट कर रही हैं या जरूरी है। जैसे आपके कोर्स में भी आपको याद होगा, मैंने आपको सारी सप्लीमेंट्स बताए थे, जी। आयुर्वेदिक मेडिसिन कई सारी बताई आपको, लेकिन सब पे मैंने ये कहा कि एकमात्र दवाई खाने से इलाज नहीं होगा, इन दवाइयों के साथ योग का ये अभ्यास भी जरूरी है। राइट राइट। तो जी मैं सर। अपने कोर्स में भी यही कहता हूँ कि कई बार जरूरत होगी कि आप मॉडर्न साइंस की मदद लो, जैसे कोई कैंसर का इलाज चल रहा है या किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। सो लिवर जी। ट्रांसप्लांट होने से पहले आप कुछ बड़ी मदद नहीं कर सकते, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद आप बहुत बड़ी मदद कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपकी लिमिट क्या है। अब एकदम से एरोगेंट होके बोल दो कि नहीं सब कुछ मैं ठीक कर लूंगा योग से, ये झूठ हो। और ये कह दे कि नहीं योग तो हरफन मौला है, बिल्कुल है। योग आपके जीवन को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। योग से आप स्वयं को भगवान बना सकते हैं। थोड़ी बहुत कोशिश मैं भी करने में लगा हुआ हूं। तो मैं योग के आध्यात्मिक पहलू से या योग का जो एनर्जी वाला एस्पेक्ट है उससे बिल्कुल सहमत हूँ और उस पर बहुत बिलीव भी करता हूँ। लेकिन हाँ, उसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है या जो उसका ट्रीटमेंट साइड है, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास बेसिक्स कम से कम हो। सर आप कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें थोड़ा मतलब इजी लैंग्वेज में, इजी टर्म्स में मतलब समझ में आ सके अबाउट दिस बिल्कुल फिजियोलॉजी, देखिए, बहुत सारी मेडिकल? किताबें हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उन सभी को डॉक्टर विद्या रतन, उन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाया, सिर्फ विद्या रतन है, उन्होंने हैंडबुक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी लिखी है, जो बहुत सरल शब्दों में लिखी गई है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सर आप ये बुक को थोड़ा चार्ट में, ये बुक का नाम थोड़ा चार्ट में आप भेज देंगे? हाँ हाँ, कुछ बुक का ऐसा कुछ नाम ही नहीं, हैंडबुक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की किताब ठीक है। डॉक्टर विद्या रतन है, तो विद्या रतन के नाम से सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी आपको। कई बार ये ठीक। ब्लू कलर के कवर में मिलेगी, कई बार ये थोड़े रेड रेड या कुछ ऑरेंज कलर के कवर में मिलेगी। तो उनका सर ये रिवाइज्ड एडिशन जो है ऑरेंज कलर के कवर में है, और पुराना एडिशन जो था वो ब्लू कलर के कवर में। ओके तो सर, हिंदी में थैंक मिल यू। जाएगी सर? नहीं नहीं, हिंदी में ये नहीं है तो अंग्रेजी में ही। हिंदी ट्रांसलेशन उनका अभी तक तो मुझे नहीं लगता हुआ है, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत सरल लिखा है उन्होंने। अगर आप पढ़ने लगोगे तो इंग्लिश में भी समझ आने लगी। मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती, मैं छोटे शहर में पला बड़ा हूँ, हिंदी बोला हूँ, बचपन से हिंदी बोली है। बस एग्जाम में अंग्रेजी भले लिखी हो, लेकिन बोला हिंदी ही बचपन से ही। तो अगर मुझे सर आ एक रही है तो आपको क्वेश्चन भी था। आती है। सर एक क्वेश्चन था। जी जैसे हम आपका एक कोर्स कर लेते हैं, मतलब हम फिर उसके बाद हम इस फील्ड में जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें हेल्प तो लगेगी बहुत, क्योंकि अब मतलब मैं ये, प्रैक्टिस के लिए या आपने जी। अभी तक कोर्स नहीं किया उसके बाद भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो कोर्स कर लेंगी तो क्या नहीं करूँगा? हाँ मतलब ये सब नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी मतलब किसी की बीमारी के लोग वैसे डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर तो मतलब थोड़ा देना पड़ेगा उनको, तो उसके लिए आगे हेल्प मिलती रहेगी ना हर चीज। इसके लिए मैं और अगर अगर हमको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो जैसे आपसे मैंने बात की थी तो आप 2 कोर्स बता रहे थे, तो जैसे हमको आगे बढ़ना है तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे कोर्स हमें करना चाहिए? ये इसके लिए मैं कहूंगा कि ये आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है कि आपको करना क्या है। अच्छा, नहीं जैसे आप अभी आपने अपना मेडिकल क्लिनिक खोला हुआ है, जैसे हमको भी यही करना है आगे। भाई देखिए, मैंने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई की थी, इसलिए मैंने दोनों चीजें पैरेलल की, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में
मैं हाँ। रूप से इनफर्टिलिटी का इलाज करता हूँ। मेरे पास जो अच्छा। पेशेंट्स होते हैं ज्यादा, वो हाँ। इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि आज आईवीएफ साइकिल्स बड़े शहरों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है ना। आज जी। अगर किसी कपल को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर बोलती है आईवीएफ करा दो। हाँ। तो आईवीएफ थोड़ा महंगा भी है और शरीर पे बड़ा नुकसान भी डालता है। तो उस चीज को रोकने के लिए मैंने इनफर्टिलिटी पे प्रैक्टिस चालू की, और अभी मैं दिन के अगर 10 पेशेंट देखता हूँ तो 8 इनफर्टिलिटी के देखता हूँ। नहीं, वही सर, प्रैक्टिस तो बहुत लगेगी, हम एक कोर्स करके तो इतना आगे नहीं बढ़ सकते ना। आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, आप सालों से लगे हुए हैं। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि आप क्या करना चाहती, पहले ये समझिए। आप डायबिटीज का इलाज करना चाहती हैं, क्या आप बीपी का इलाज करना चाहती हैं, आप थायराइड का इलाज करना चाहती हैं, या आप प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, इनफर्टिलिटी करना चाहती हैं, या आप किसी को बैक पेन या मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर्स पे हेल्प करना चाहती हैं, या आप चाहती हैं कि मैं सब कुछ ठीक करूंगी। ये आपके सर, ऊपर। एमबीबीएस की पढ़ाई में पहले कंप्लीट बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर हम एमडी करते हैं। तो पहले तो पूरा ह्यूमन बॉडी को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम एमडी करेंगे। इसीलिए जो मेरा मेडिकल योगा का कोर्स है वो पूरी बॉडी के बारे में बात कर, समझ गई आप। जी हाँ। तो तो पूरी पहले बॉडी। वो पहले फुल बॉडी वाला हमको करना चाहिए, उसके बाद फिर हम डिसाइड करें कि आगे क्या करना नहीं, उसमें भी आप चाहो तो है। किसी एक टॉपिक पे अपनी अच्छी एक्सपर्टीज बना के आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो 2 4 6 बीमारियां लेके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जनरल फिजिशियंस हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जिनके यहाँ भीड़ लगी रहती सर, ये आपका जो क्लासेस है है जी। अब कब कब रहेगा और टाइमिंग? हर संडे हम फ्री में मिलते हैं, जी। और 12 बजे से 1 बजे का समय है। हर बार ये 1 से 1:30 पौने 2 हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा जानकारी ले रही, क्योंकि बाकी दिन हम थोड़ा बिजी रहते हैं, तो कंफर्म करना चाहते थे। हाँ नहीं, बिल्कुल, और, एवरी एवरी संडे और हमारी फ्री क्लासेस हैं। बाकी और कोई पेड कोर्स अगर आप लेती हैं तो वो उसी हिसाब से बैचेस जो बनते हैं उस हिसाब से क्लासेस। वैसे आपकी क्लासेस की चार्जेस क्या है सर? चार्जेस 11,000 रुपये में हमारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे मेडिकल योगा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, साथ साथ एक वीकली असिस्टेंस मिलेगा जहाँ पे आपके सारे डाउट्स और सारा एक लाइव क्लास मिलेगी वीक में, और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स और सारी चीजें पूरी कर सकते हो। वैसे 90% टाइम ऐसा होता है कि डाउट्स होते ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो आपको एक चैट असिस्टेंस भी मिलता है, जिसमें आप एक व्हाट्सएप पे वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, सेम डे आपको रिप्लाई मिलती है। और ये भी बोलना चाहते हैं सर, जैसे कि हमारा टाइमिंग और आपका टाइमिंग भी जरूरी नहीं कि हमेशा मैच हो, ऐसा हो जाता है। तो अगर हमको कुछ क्वेश्चन करना हो तो पेंड मतलब वेट करना होगा नहीं नहीं, समझी समथिंग। नहीं, मैंने अभी आपको बोला कि आप अपने फोन पे व्हाट्सएप पे जाइए, रिकॉर्ड कीजिए कि सवाल, ये क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, और उसको मुझे भेज दीजिए। ठीक। उसके बाद जब मैं फ्री होऊंगा, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे फ्री तो होऊंगा कभी, तो मैं भी वैसे ही उसका जवाब रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। एक दिन हफ्ते जी में हम लोग ऐसे ऑनलाइन मिल जाएंगे जहाँ सारी चीजें बात कर लेंगे। जी। थैंक यू सर, आपका क्लास तो बहुत अच्छा लगा, शब्द भी बहुत छोटा है, पर अच्छा लगा, बोल सर ये सकते हैं। सर ये और रिकॉर्डेड लेंगे तो उसमें भी सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, जब भी आप रिकॉर्डेड कोर्स भी पूरा करते हैं तो एक एग्जाम का प्रोविजन है जिसमें कम से कम 3 केस स्टडीज आपको सॉल्व करनी होंगी। 5 केस स्टडीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर 3 भी आप बेहतर सॉल्व करते हैं तो आपका सर्टिफिकेशन उसी बेसिस पे है। और ओके, इसके लिए थैंक जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 1 साल का है। तो एक अच्छा। साल में आप चाहो तो हर वीडियो को 5 5 बार देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड तो हमारे पास लाइफ टाइम रहेंगे। हाँ जी, लेकिन आपके और सर्टिफिकेशन के लिए आपके पास मैक्सिमम 1 साल का समय रहेगा। और पीडीएफ वगैरह कुछ मिलेगा? वुमेन वेलनेस वाले कोर्स में पीडीएफ है, मेडिकल योगा में आपको खुद की नोट्स बनानी होगी, पर जो सेशन के बीच में हम सारे इमेज और बाकी टेक्स्ट यूज करते हैं वो सब कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर पे एज इट इज होता है। थैंक यू सर।
सो आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत सारा प्रचार प्रसार हो गया। अगर प्रणाम सच सर। में किसी को कुछ काम की चीज मिली हो तो यही कि प्लीज पढ़िए। पढ़ने से बेहतर कुछ भी नहीं है। थैंक मेरे यू साथ सर, आपको पढ़िए या अकेले पढ़िए, पढ़िए जरूर। जी सर। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।